अंतर्गत क्या क्या होगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति। अगर वो स्वच्छ झील है तो होता है ना, विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए, पहला पॉइंट, विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति। तो विभिन्न मानवीय कार्य का यहां पर हम क्या अर्थ लेंगे, जैसे इसका सीधा अर्थ हो गया कि हमारे किन किन कार्यों में स्वच्छ जल की जरूरत होती है। हम लोग उसी प्रकार के झील की बात कर रहे हैं। तो स्वच्छ जल की जरूरत किन किन कार्यों में होती है, एक हमारे होते हैं घरेलू कार्यों में, एक किस में होता है औद्योगिक कार्यों में, एक कहां पर होता है शहरी कार्यों में, चौथा ये कहां पर होता है सिंचाई के कार्यों में, पांचवा कहां पर होता है तो विद्युत उत्पादन के कार्यों में, छठा कहां पर होता है मनोरंजन के कार्यों में। ये ऐसे सेगमेंट हैं जिसके लिए क्या होती है स्वच्छ जल की जरूरत होती है। तो अगर आप खुद सोचिए कि जैसे दिल्ली शहर है, यहाँ पर मान लीजिए यमुना का पानी आता है, अगर कोई मध्य प्रदेश का भोपाल का होगा तो भोपाल में एक झील है ना, भोज झील है, तो पूरे भोपाल शहर को पानी कहाँ से सप्लाई होती है, उसी झील से होती है। राजस्थान में आप चले जाएंगे अजमेर में, या वहां पर पुष्कर झील है, आना सागर झील है, तो वहां अगर वो फ्रेश झील है तो वहां से क्या होता है पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है। तो झील पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहला हमें क्या लाभ है कि यहां से हमें विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति होती है। तो ये घरेलू कार्यों में पेयजल से लेके स्नान करने से लेके और भोजन सब घरेलू कार्य करते हैं कि जितना भी चीजें हैं सब हो गया। औद्योगिक कार्यों में भी हमें स्वच्छ जल की जरूरत पड़ती है, कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसको जरूरत होती है। शहरी कार्यों में पड़ती है, दिल्ली में आप हैं, सिंचाई कार्य, विद्युत उत्पादन और मनोरंजन कार्यों में, जैसे आप पार्क सब में जाते हैं तो फाउंटेन इस तरीके की जो चीजें होती है वो आपको मिलते हैं। तो क्या हो गया कि पहला हमें इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि विभिन्न मानवीय कार्यों के लिए जल संसाधन की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए झीलों से ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है। ईंधन और चारा की प्राप्ति, ईंधन और चारा की प्राप्ति। और क्या मिलता है, मत्स्यन की सुविधा, मछली करते हैं ना उसमें। दूसरा लिखेंगे मत्स्यन की सुविधा, मत्स्यन की सुविधा, फिशिंग की सुविधा। चौथा लिखेंगे सौंदर्यात्मक महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल होते हैं ना, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल। फिर अगला लिखेंगे प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं, प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं। हम लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, आप जैसे नैनीताल जाते हैं, तो नैनीताल जाते हैं तो वहां जो झीलें सब है उसमें लोग करते हैं ना नौका विहार, बोटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पर्यटन होता है, सुंदरता का ये क्षेत्र होता है। तो क्या हम लोग लिखे हैं प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं। फिर अगला लिखेंगे आध्यात्मिक संवर्धन करते हैं, आध्यात्मिक संवर्धन करते हैं, आध्यात्मिक संवर्धन करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए अगर आसपास का क्षेत्र, यदि आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो तो क्या होता है, यदि आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो तो जीवन के प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। तो जीवन के प्रति सकारात्मक भावना या सकारात्मक संदेश, सकारात्मक भावना पैदा होती है। क्लियर है। और कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जिनसे आप अन्य संसाधन की भी प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार झील सब में जो है सो उसके जो निक्षेप होते हैं, उस निक्षेपों से भी कुछ कुछ चीजें हमें खनिज संसाधन मिनरल सब मिल जाते हैं, लेकिन ये रेयर केस होता है। ठीक है। नीचे में एक हेडिंग होगा झील पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं, झील पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं। या इसी को हम लोग कहेंगे चुनौती, किन चुनौती का सामना कर रहे हैं ये हमें बताना है।
क्या हो रहा है झीलों में? अगर आप मान लीजिए कि एक उदाहरण है कि ये झील है, ठीक है ना। तो झील पारिस्थितिक तंत्र की समस्या का अर्थ है कि या तो झीलों का जल प्रदूषित हो रहा है या फिर झील धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, उनका जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। किन कारणों से हो रहा है हमें ये जानना है। तो अब आप ही लोग बताइए क्या होगा अगर कोई मान लीजिए झील का एरिया है संकुचित हो रहा है या वो प्रदूषित हो रहा है, जो हम यूज कर नहीं सकते हैं उस जल का, तो इसका रीजन क्या होगा? क्या हो रहा है? लवणीकरण हो रहा है, ठीक है। और क्या है? अति दोहन हो रहा है। और क्या है? आप खुद सोचो ना कि आपके शहर के बगल में एक झील है, दिल्ली में एक भसलवा झील है जो हरियाणा दिल्ली के आसपास बॉर्डर के एरिया पर है। पढ़ा है पेपर में उसके बारे में? धीरे धीरे वो झील खत्म होते जा रहा है। पहले उसी झील से दिल्ली शहर को बहुत पानी आता था, लेकिन वो झील धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। अभी आप देखो कि ये जो यहाँ पर जो आप हाईवे जाते हैं दिल्ली के करनाल हाईवे, उसके बगल में एक यमुना का नाला है। ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है। एरिया इसका क्या होते जा रहा है, बहुत नैरो होते जा रहा है। क्यों नैरो होते जा रहा है, यही इसका अर्थ है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया है, आप उससे सोचो। हाँ, तो पहला कारण क्या हो रहा है कि ये जो झील के क्षेत्र हैं, तो पहला इसका कारण है कि तटीय क्षेत्रों से जो क्या हो रहा है ना, इसमें अवसाद आते हैं, ठीक ना, सेडिमेंट। तो जो अवसाद आते हैं ये झील जल को प्रदूषित भी करते हैं और धीरे धीरे इसके बेसिन को क्या करते हैं, भरते जाते हैं। और भरते 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 क्या होगा कि ये धीरे धीरे बिल्कुल एक फ्लैट प्लेन में कई धीरे धीरे आ जाएगा। तो तटीय क्षेत्रों से जो सेडिमेंटेशन होता है, अवसादीकरण होता है, वो झीलों के विलोपन का या उसके अस्तित्व को समाप्त करने का एक कारण बन रहा है। कई बार हम झील के संसाधनों का अति दोहन कर लेते हैं, जैसे चारा लेने के क्रम में या फिशिंग करने के क्रम में, तो वो भी जलीय जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक। वो प्रदूषण भी करता है जब आप जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि जो झील सब के क्षेत्र में क्या है कि नगरीय बस्तियों का, औद्योगिक बस्तियों का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जैसे जैसे प्रसार हो रहा है उसके बेसिन का एरिया क्या होते जा रहा है, संकुचित होते जा रहा है। तो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे इसको। लेकिन झील के जल में तटीय क्षेत्रों से, झील के जल में तटीय क्षेत्रों से अवसादीकरण, अवसादीकरण पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नगरीकरण, औद्योगिकरण और मानवीय बस्तियों के प्रसार से, नगरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और मानवीय बस्तियों के प्रसार से झील बेसिन का क्षेत्र संकुचित होना, मानवीय बस्तियों के प्रसार से झील बेसिन का क्षेत्र संकुचित होना। देखो नगरों में फ्लड का ये एक बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। आप देखेंगे कि एक बार अल्टरनेट वर्ष करके यूपीएससी में ये प्रश्न आया है, फर्स्ट पेपर में या थर्ड पेपर में, कि शहरी फ्लड जो है भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है। उसका कहीं न कहीं रीजन इन्हीं चीजों से है कि नॉर्मल जो महानगर के आसपास के जो जल संचय के क्षेत्र होते थे, उसको हमने क्या किया है, भर के शहरों का निर्माण कर लिया है। इसके दो डायरेक्टली इंपैक्ट जा रहे हैं। पहला इंपैक्ट तो ये जा रहा है कि इसके कारण देश के कई ऐसे शहर हैं जहां भूमिगत जलस्तर जीरो हो चुका है, जैसे चेन्नई जैसे शहर हैं, बिल्कुल जीरो हो चुका है। 21 भारत के ऐसे महानगर हैं जहां पर भूमिगत जलस्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप ये समझो कि शिमला जैसे शहर हैं हिमालय की वादियों में, वहां पर भूमिगत जलस्तर खत्म हो गया है। तो एक तो ये फर्क होता है कि आप चूंकि आसपास का जो जलाशय का स्रोत था जिसमें जल संग्रहण होता था, वो जल संचय होता तो क्या होता है, भूमिगत जलस्तर को रिचार्ज करता है। वही जल फिर आप पेयजल के रूप में अन्य कार्यों में यूज करते हैं। अब वही जल संचय के क्षेत्र को क्या किया है आपने, भर के बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। तो वर्षा का जो जल आएगा वो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जिस जगह पर वर्षा जल संचित होता था वहां आपने बिल्डिंगें खड़ी कर दी है, तो वो एरिया अब जल में डूबेगा वर्षा के समय। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है फ्लडिंग का। और दूसरा क्या हो रहा है इसके कारण कि जो भूमिगत जलस्तर है वो बिल्कुल ही समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जो रिचार्ज करता था वो आपने क्या किया, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है।
कंटिन्यू वर्षों में शहरी फ्लड जो है या तो फर्स्ट पेपर में या थर्ड पेपर में मेंस में प्रश्न आया है कि भारत में एक चुनौती बनते जा रही है, इसका रीजन क्या है। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, तो यही जो आप देखिए, इसका हम सिंपल उदाहरण देते हैं कि मानवीय नेचर होता है कि अगर गांव में किसी का घर तालाब के किनारे हो तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने घर के पास कूड़ा कचरा तालाब के किनारे डालते जाता है। वो तालाब धीरे धीरे संकुचित होता गया और उसका जमीन जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये गांव में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर का होता है। यहाँ तो हम क्या करते हैं, एक ही बार भर देते हैं और पूरी की पूरे खड़ा कर देते हैं। अभी जो मेट्रो लाइन जा रही है यहां से आप देखोगे तो ठीक जो बुरारी का एरिया है और जो झरौदा के बीच का एरिया है जिसमें पानी जमा होता था, अब जाकर देखो पूरे एरिया को मिट्टी से भर दिया गया है। तो वो पानी अब कहाँ जाएगा, वहां पे जो घर बनाएंगे उसको उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर वो नेचुरल पानी जमा होता था उस पूरे मिट्टी को घर करके वहां बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये शहरी फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, झील जल में आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश या विदेशज प्रजाति, झील जल में आक्रामक प्रजाति का प्रवेश, ये क्या होता है, आगे जैव विविधता वाला में डिटेल्स इस पर होगा। आक्रामक प्रजाति का प्रवेश। फिर लिखिए औद्योगिक, अगला पॉइंट, औद्योगिक नगरीय प्रदूषकों का आना, औद्योगिक एवं नगरीय प्रदूषकों का आना। फिर अगला लिखेंगे औद्योगिक गर्म जल के आने से तापीय प्रदूषण, औद्योगिक गर्म जल के आने से तापीय प्रदूषण, औद्योगिक गर्म जल के आने से तापीय प्रदूषण। फिर अगला लिखेंगे असतत पर्यटन, असतत पर्यटन, इसका क्या अर्थ होता है, इसका सीधा समय ये अर्थ लेना, जैसे हम लोग कई बार घूमने के लिए जाते हैं तो जैसे क्या होता है ना कि पानी का बोतल हुआ या जो जंक फूड आप यूज करते हैं उसके थैले को हम लोग क्या करते हैं, जहां पर फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंकते हैं हम, या तो वो पानी में ही फेंक देते हैं या जहां पर आप वहीं फेंक देते हैं। ये जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, जंक फूड्स के जो कवर होते हैं, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जल्दी विघटित नहीं होते हैं, हजारों वर्षों तक इसका इम्पैक्ट बना रहेगा। तो ये बहुत हार्म करते हैं, ये कई तरीके से आप महानगरों में जो फ्लडिंग होती है इसका एक कारण ये भी है कि ये जो आप जंक फूड यूज करते हैं उसके प्लास्टिक के बोतल थैले आप क्या करते हैं वैसे ही फेंक देते हैं, ये क्या करते हैं सीवेज सिस्टम को जाम कर देते हैं जाके। और इसलिए दिल्ली सब में जो आपको पानी जाम मिलता है वर्षा के समय और सड़कों पर तैरने की स्थिति आ जाती है, इसमें नगर निगम की गलती तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम नागरिक भी होते हैं, क्योंकि हम अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं कि जो हम यूज करते हैं वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए। तो वो क्या होता है कि वर्षा जल के साथ जाते जाते वो जो सीवेज सिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया, वो जाम हो गया तो पानी निकलेगा कहाँ से। मुंबई में एक बार पूरी मुंबई डूब गई थी इसी के कारण, प्लास्टिक जो था सो पूरे सीवरेज सिस्टम को बंद कर दिया था और वर्षा हुई, शहर का पानी निकला नहीं, पूरी महानगर जो है सो जलमग्न हो गई थी। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो असतत पर्यटन का अर्थ यही होता है कि हम जो भी जंक फूड यूज करें, करने से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन होना क्या चाहिए कि उसको डस्टबिन में हमें डाल देना चाहिए कि वो उसके माध्यम से निकल जाएगा। नहीं तो नॉर्मली ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो काफी लंबे समय तक पानी में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कृषि कार्य में प्रयुक्त रासायनिक प्रदूषक का आना, कृषि कार्य में प्रयुक्त रासायनिक प्रदूषक का आना, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं ना, तो वो भी कई बार वर्षा जल के माध्यम से क्या होता है कि झील जल में आते हैं। और लास्ट में लिखेंगे यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन सुपोषण, यूट्रोफिकेशन सुपोषण। तो अलग से एक हेडिंग भी बन जाएगा यूट्रोफिकेशन और सुपोषण, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो जैसे हम यूट्रोफिकेशन या सुपोषण में लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखेंगे, एक अलग से हेडिंग बना लेंगे यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। यूट्रोफिकेशन या जो सुपोषण है स्थिर जलाशय की मूल रूप से विशेषता होती है, झील में हो सकता है, तालाब में हो सकता है, इस तरीके से स्थिर जलाशय में ये होता है।
और यूट्रोफिकेशन का अर्थ होता है कि अगर झील जल में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाए, पोषक तत्व की मात्रा, और पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाना है। और किस तरीके के पोषक तत्व की मात्रा? तो अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है तो हम इसे क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। तो झील जल में जब या अस्थाई जल के स्रोत में जो सुपोषण होता है, ये बेसिकली किसके कारण होता है? ये होता है पोषक तत्व की मात्रा बढ़ने से, पोषक तत्व की मात्रा बढ़ने से, इंक्रीज करने से, बढ़ने से। जब झील जल में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है तो कुछ जो जलीय जीव होते हैं बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि झील जल में, जैसे आप देखोगे जलकुंभी होता है, नाम सुने ना इसका, ये बहुत तेजी से यूज करता है जब भी बढ़ता है। जैसे एक डकवील होता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। हाइसिंथ होता है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। और न केवल हाइसिंथ, जैसे कि साइवाल होता है, ये भी इस पोषक तत्व और घुलित ऑक्सीजन सबको यूज करके काफी तेजी से बढ़ने शुरू करते हैं। ये सब क्या होता है कि जब झील जल में सुपोषण हो जाए तो बहुत तेजी से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो अगर झील जल में इस तरीके का आ जाता है सुपोषण, तो शैवाल तेजी से ग्रोथ करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल ब्लूम कहते हैं, या शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है इसको। यानी कि यूट्रोफिकेशन हो जाए तो शैवाल काफी तेजी से अपने को गुणोत्तर स्थिति से बढ़ाना शुरू करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शैवाल ब्लूम। शैवाल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन के आगे का जो स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं वाटर ब्लूम कहते हैं। यानी पानी का कलर चेंज हो जाता है, पानी खिल जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वाटर ब्लूम कहते हैं। वाटर ब्लूम और शैवाल ब्लूम की स्थिति में क्या होता है कि इस कंडीशन में जब वाटर ब्लूम होता है तो इसमें जलीय जीव मरने लगते हैं, जलीय जीव की मृत्यु होती है, जलीय जीव की मृत्यु। और जलीय जीव की जो मृत्यु होती है तो इसके आगे का जो स्टेज होता है इसमें होता है जैविक अपघटन होता है, बायोटिक जैविक अपघटन। इस जैविक अपघटन में क्या होता है? जलीय जीव ऑक्सीजन का यूज होता है, इसमें O2 का यूज होता है। O2 दो तरीके से यहां पर यूज होता है, शैवाल भी तेजी से यूज करते हैं और जलीय अपघटन में यूज होता है। जलीय अपघटन में जब O2 का यूज होता है तो इससे क्या होता है कि इस जलाशय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि ये ऑक्सीजन यूज किसने किया है? तो शैवाल किया है, और शैवाल की भी मृत्यु होती है और अन्य जलीय जीवों की जो मृत्यु होती है तो उसमें क्या होता है कि जो जल में जीव हैं, सूक्ष्मजीवी, उनको समाप्त करने के लिए ऑक्सीडेशन की क्रियाओं से गुजरना होता है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अधिक यूज होना शुरू होता है। तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो अन्य जलीय जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की मांग बढ़ाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? BOD कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। इस जैविक ऑक्सीजन मांग में क्या होगा कि श्वसन दो प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे, एक होता है आक्सी श्वसन और दूसरा क्या होता है? अनाक्सी श्वसन। यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो क्या है? आक्सी है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो क्या है? अनाक्सी श्वसन है। तो चूंकि यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी है, तो उस कमी के कारण क्या होता है कि अन्य जलीय जीव, जैसे आप समझिए मछली है या अन्य जीव है, उनके द्वारा घुलित ऑक्सीजन की मांग बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उनको चाहिए और मिलता नहीं है। तो घुलित ऑक्सीजन की जो मांग बढ़ाई जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं ये। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की पूर्ति नहीं होगी तो जलीय जीव की क्या होती है? तेजी से मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, तो उसको BOD कहते हैं। BOD की स्थिति में क्या होता है? अनाक्सी श्वसन की क्रियाएं होती है। इसमें क्या होगा? अनाक्सी श्वसन होना, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं रही है तो अनाक्सी श्वसन की क्रियाएं होती है। और इसमें क्या होता है? उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया और मीथेन गैस बनना शुरू होता है।
अमोनिया और मीथेन बनता है, और इस तरीके से ये जलाशय क्या होता है कि पूरी तरीके से प्रदूषित और नष्ट हो जाता है। इसके कारण क्या है, जलाशय जलाशय पूर्णतः प्रदूषित हो जाता है और जीवों की मृत्यु होने लगती है, और जीवों की मृत्यु। ये इसका एक पूरा जो है सो फ्लो चार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप एक बार बनाइए, फिर से हम इसको आपको बताते हैं। इस पर प्रश्न सिविल सर्विसेज में आया हुआ है, पीटी में। बीओडी क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्यों हानिकारक है, ये दोनों तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। बन गया। ये हो गया कि जलाशय प्रदूषित और जीवों की मृत्यु। अब हम इसको एक सिंपल उदाहरण से आपको बताते हैं तो आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे। आप किसी झील के किनारे जाएं या गांव में किसी तालाब के किनारे जाएं तो आपको कभी कभी क्या दिखाई देगा कि यो तालाब का जल जो है थोड़ा सा हरा हो जाता है, उसमें हरे हरे दाने आपको दिखाई देंगे, या कई बार वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखाई देगा कि वो हरा हल्का हल्का क्या खिला हुआ दिखाई देता, ऊपर से वो रेडिश ब्राउन टाइप का पानी दिखाई देता। जब ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आप समझिए कि वो पूरी तरीके से प्रदूषित है। और ऐसे ही जलाशय में आप देखते होंगे कि मछली सब मरे हुए आपको दिखाई देते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें कहां से शुरू करना है कि हमने मान लिया है कि ये एक स्थिर जलाशय है जिसमें पोषक तत्व की मात्रा बढ़ गई। अब कैसे आएगी, कहां से आएगी, उसकी भी चर्चा होगी। तो वो पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसा जो पोषक तत्व है, अगर उसकी मात्रा बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जल में उपस्थित जो कुछ जीव होते हैं वो बहुत तेजी से अपने आप को वृद्धि करना शुरू करते हैं। जैसे जलकुंभी है, डकवील है, हाइसिंथ है, शैवाल है, प्लैंकटन सब है, ये क्या होते हैं, काफी तेजी से ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो अगर शैवाल बढ़ता है ना तो जल को, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल ब्लूम कहेंगे या शैवाल प्रस्फुटन के नाम से जाना जाता है। शैवाल ब्लूम होने से क्या होता है कि जल का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जो नेचुरल उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वाटर ब्लूम कहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कुछ बाद शैवाल भी मरने लगते हैं और अन्य जलीय जीव भी क्या होते हैं, मरने लगते हैं। तो जो ये जैविक चीजें मरी हैं इनका क्या होगा, जलीय सूक्ष्मजीवी के द्वारा जैविक अपघटन होता है। तो जैविक अपघटन में ऑक्सीजन यूज होता है, तो दो कारणों से जलाशय में ऑक्सीजन कम होने लगता है। एक जो शैवाल ने काफी यूज कर लिया ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा जो जैविक अपघटन होता है उसमें। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जल में तो कोई शैवाल ही नहीं है, अन्य जलीय जीव भी हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, घुलित ऑक्सीजन। तो उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग बढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे, जैविक ऑक्सीजन मांग कहेंगे। यानी जल में रहने वाले अन्य जीवों के द्वारा बढ़ाई गई ऑक्सीजन की मांग क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग है। अब यहां पर क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं रही है तो वो क्या होगा, अनाक्षी श्वसन की क्रियाएं होंगी, जिसमें मीथेन और अमोनिया प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और इसका अर्थ है कि वो जल बदबूदार हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है और जलीय जीवों की बहुत तेजी से मृत्यु होने लगी। एक शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये जो पारिस्थितिक तंत्र है बिल्कुल नष्ट हो जाता है। अब ये जो यूट्रोफिकेशन होता है ये दो प्रकार का होता है और दो तरीके से भी हो सकता है। दो प्रकार का क्या होता है, तो एक प्राकृतिक कारणों से भी सुपोषण हो सकता है और मानवीय कारण से भी होता है। प्राकृतिक कारणों से जो होता है और मानवीय कारण में, दोनों में बेसिक अंतर क्या है वो हमें दिया। जैसे मान लीजिए इसी जलाशय का हम उदाहरण लेते हैं कि ये जलाशय है, तो अगर आसपास के क्षेत्रों में कोई जीव वनस्पति की मृत्यु होती है तो वो भी अपघटित पदार्थ जो है इसमें प्रवाहित होकर आकर इसमें जैविक पदार्थों के कंसंट्रेशन को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये प्राकृतिक सुपोषण होगा, लेकिन ये मंद दर से होता है, बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन मानवीय कार्यों से जो सुपोषण होता है उस सुपोषण को हम लोग कहते हैं संवर्ध सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संवर्ध, यानी कि बहुत तेजी से होता है ये, क्योंकि हमारे जो प्रक्रम होते हैं वो प्रदूषक तत्वों को बहुत तेजी से लाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संवर्ध सुपोषण।
मानवीय प्रक्रम से जो जलाशय का सुपोषण होता है या जो प्रदूषणकारी तत्व आते हैं उनको हम कारणों के आधार पर दो वर्गों में रख सकते हैं या स्रोत के आधार पर। तो एक जो प्रदूषक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट सोर्स कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। यानी कि एक ऐसा होता है प्रदूषक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदु स्रोत या नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट कहते हैं। बिंदु स्रोत प्रदूषक का अर्थ होता है कि ऐसा प्रदूषणकारी तत्व जिसके आने का स्रोत कहां से है उसकी जानकारी है, ये वो पता लगाया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट कहते हैं। और नॉन पॉइंट का होता है कि जिसके प्रदूषणकारी स्रोत की जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगाई जा सकती, वो कहां से प्रवाहित होके आ रहा है, इसको हम लोग नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। पॉइंट सोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप देखोगे कि जो नगरीय सीवेज होता है ये पॉइंट सोर्स होता है। हमें पता है कि दिल्ली का जितना भी प्रदूषणकारी तत्व है वो कहीं ना कहीं यमुना नदी में जाके डंप हो रहा है या कहीं जा रहा है। तो जो नगरीय प्रदूषक होता है, जो औद्योगिक जो केमिकल्स होता है या जो औद्योगिक जलें होती है, जो बहिस्राव होता है, इस तरीके के जो प्रदूषक होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट सोर्स कहेंगे। नॉन पॉइंट होता है कि जैसे वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर जो मलजल झीलों में या तालाब में आ जाता है, उसकी जानकारी नहीं कहां से आया, किस जगह से आया, तो वर्षा जल के साथ प्रवाहित मलजल हुआ। कृषि का जो अपशिष्ट, कृषि खेत में जो हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं वो भी एक खेत से दूसरे खेत कहां से कहां प्रवाहित होते हुए जलाशय में पहुंच जाता है, तो इसको कहेंगे हम लोग नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। ये जल प्रदूषण में भी आपको आएगी चर्चा कि जल प्रदूषण को हम लोग कई तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्रोत क्षेत्र के आधार पर इसी तरीके से दो होता है, एक पॉइंट सोर्स होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन पॉइंट सोर्स होगा। तो नॉन पॉइंट सोर्स भी इसमें आ जाते हैं, और कई बार क्या होते हैं, पॉइंट सोर्स भी आते हैं जो झील जल को यूट्रोफिकेशन करते हैं या उसको प्रदूषित करते हैं। तो नीचे में आप एक हेडिंग लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया ना। नीचे में एक लिखेंगे सुपोषण के प्रकार और कारण। सुपोषण के प्रकार और कारण। सुपोषण के प्रकार और कारण। तो इसमें पेपर में आप दो तरफ बढ़ जाएंगे, एक हो जाएगा प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, और दूसरा हो जाएगा मानव जनित कारणों से। प्राकृतिक कारण की तरफ लिखेंगे दो चार लाइन। लेकिन प्राकृतिक कारण से सुपोषण प्राकृतिक कारणों से सुपोषण धीरे धीरे होता है। प्राकृतिक कारणों से सुपोषण धीरे धीरे होता है। लिखिए उसी में आगे बढ़ा के दूसरा पॉइंट नीचे में लिखिए, यदि जलाशय के आसपास जलाशय के आसपास के मृत जैविक पदार्थ प्रवाहित होकर, मृत जैविक पदार्थ प्रवाहित होकर झील जल में आ जाए या जलाशय में आ जाए, जलाशय में आ जाए, तो वह सुपोषण का कारण बनता है। तो वह सुपोषण का कारण बनता है। इस तरफ आ जाएंगे। लेकिन मानवीय कारणों से होने वाले सुपोषण को, मानवीय कारणों से होने वाले सुपोषण को, स्पीड नहीं है ना, स्पीड हो तो आप बोल दीजिएगा। मानवीय कारण से होने वाले सुपोषण को संवर्ध सुपोषण कहते हैं, यानी त्वरित जल्दी होने वाला
संवर्ध सुपोषण कहते हैं, संवर्ध सुपोषण कहते हैं, जिसे कारणों के आधार पर, जिसे कारणों के आधार पर दो वर्गों में रखा जा सकता है, कारणों के आधार पर दो वर्गों में रखा जा सकता है। तो दो वर्ग जो है ना, वहीं से एक छोटा सा एरो लेके ऐसे हो जाएंगे मानव जनित में, और एक तरफ लिखेंगे बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत, और दूसरा हो जाएगा अबिंदु स्रोत, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट स्रोत। बिंदु स्रोत की तरफ लिखेंगे। लिखिए ऐसे प्रदूषणकारी तत्व, ऐसे प्रदूषणकारी तत्व जिनका जलाशय में आने, ऐसे प्रदूषणकारी तत्व जिनका जलाशय में आने, जलाशय में आने के स्रोत की जानकारी हो, जलाशय में आने के स्रोत की जानकारी हो, उसे 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 बिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं, पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट कहते हैं, उसे बिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं। जैसे बिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट या बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव। दूसरा नगरीय सीवेज, नगरीय सीवेज, नगरीय सीवेज। इस तरफ आ जाएंगे अबिंदु स्रोत की तरफ, इसमें लिखेंगे। लेकिन ऐसे प्रदूषणकारी तत्व जिनके, ऐसे प्रदूषणकारी तत्व जिनके जलाशय में आने के स्रोत, जिनके जलाशय में आने के स्रोत, जलाशय में आने के स्रोत पूर्णतः निर्धारित नहीं किए जा सकते, पूर्णतः निर्धारित नहीं किए जा सकते, निर्धारित नहीं किए जा सकते, उसे अबिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं, उसे अबिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं, अबिंदु स्रोत प्रदूषक कहते हैं। लिखिए जैसे वर्षा जल के साथ, जैसे वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर आया प्रदूषक, जैसे वर्षा जल के साथ प्रवाहित होकर आया प्रदूषक। दूसरा कृषि प्रदूषक, कृषि प्रदूषक, कृषि प्रदूषक। क्लियर है? तो ये प्रोसेस है इसका, मेंस में भी आ सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या है, इसके क्या प्रोसेस हैं, कारण है, तो आपको इसी तरीके से इसमें भरने हैं। अब अगर जलाशय का यूट्रोफिकेशन हो गया है और इसका आपको प्रभाव बताने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे? प्रभाव सुपोषण का क्या होगा? अब इसमें कहने की कोई जरूरत है, इस फ्लो चार्ट से ही क्लियर है कि जलाशय का क्या हो चुका है ना। क्या लिखेंगे आप? दो चार पॉइंट हमें बताइए। अगर सुपोषण हो गया है किसी जलाशय का तो क्या होगा? एक तो हो गया कि उसमें जो जीवन है वो क्या है, खत्म। ठीक है, और क्या होगा? हाँ, जो हमें मान लीजिए झील पारिस्थितिक तंत्र से बेनिफिट मिलता है वो अब हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो नीचे में आप एक हेडिंग लिखिए, सुपोषण के प्रभाव, सुपोषण के प्रभाव, सुपोषण के प्रभाव। कौन है यार? इस पर हमारा कॉपीराइट है और कोचिंग का कॉपीराइट है।
कौन रिकॉर्ड करता है? क्या? अच्छा, लाइव क्लास का आवाज आ रहा है। अच्छा। तो प्रभाव में आप दो तरफ हो जाइए, एक तरफ लिखिए पर्यावरणीय प्रभाव और दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव और दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव की तरफ पहला पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में। लिखिए, जल की पारदर्शिता में कमी। यूट्रोफिक झील हम लोग पढ़े हैं ना, याद है ना अभी? वही है ये। जल की पारदर्शिता में कमी, जल की पारदर्शिता में कमी। दूसरा, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी, जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी। तीसरा, जलीय जीवों का विनाश, जलीय जीवों का विनाश, जलीय जीवों का विनाश, यानी जो भी है मछली अन्य जो भी है वो मारे जाते हैं। इस तरफ लिखेंगे, लेकिन जल प्रदूषण के कारण पेयजल का संकट हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रदूषित जल है। जल प्रदूषण के कारण पेयजल का संकट, जहां पर सप्लाई होगी वहां पर क्या होगा? प्रभावित होंगे लोग। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव की तरफ जल प्रदूषण के कारण पेयजल का संकट। दूसरा, पर्यटन उद्योग को हानि। यदि जल बदबू हो जाएगा तो आप जाएंगे वहां घूमने के लिए? परिवार के साथ जाएंगे तो दोबारा परिवार जाएगी नहीं, कहाँ ले आए हो, कभी तो लाते नहीं थे और लाए तो यहाँ उठा के ले आए। तो पर्यटन उद्योग की हानि। तीसरा, खाद्य पदार्थों की क्षति, जैसे मछली मरने लगती है ना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी। तो ये इसके प्रभाव को आपको इस तरीके से बताना है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? सुपोषण को कैसे रोका जा सकता है? हाँ, दो तीन पॉइंट है इसमें। एक तो है कि जैसे मानवीय कारणों से जो सुपोषण होता है उसको हम लोगों ने दो वर्गों में रखा है, एक पॉइंट सोर्स रखा है और दूसरा क्या रखा है? नॉन पॉइंट। तो हम पॉइंट सोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है जब चल जाए कि इस शहर का जो जलाशय प्रदूषित है, सीवेज है, वो इस झील में जाता है। तो हम या तो कोशिश कर सकते हैं कि उसको ट्रीटमेंट करके बाहर निकालें या फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि इस उद्योग का या इस खनन क्षेत्र का जो है इसमें बहिस्राव आ रहा है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा कि हम सबसे पहले करें कि जो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है उसको हमें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, जो किया जा सकता है। दूसरा होता है कि हम जब शैवाल अधिक आ जाए, शैवाल ब्लूम हो जाए, तो शैवाल फिल्ट्रेशन भी किया जा सकता है, आप उसको छान के बाहर निकाल सकते हो। दूसरा ये तरीका है। तीसरा है अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा शैवाल को खत्म भी किया जा सकता है। थोड़ी महंगी तकनीकी है लेकिन अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा उसको खत्म भी किया जा सकता है। चौथा एक तकनीकी होती है जिसको ऑक्सीजन युक्त पंप के द्वारा किया जा सकता है। जैसे ये कार्बन कैप्चर की भी तकनीकी होती है। जैसे अगर आप ये महासागर है ना, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कैप्चर स्टोर तकनीकी में कि वायुमंडलीय कार्बन को क्या होता है कि पॉइंट जगह से वहां उत्सर्जित हो रहा है, वहीं से आप कैप्चर करके महाद्वीप के मग्न तट में इंजेक्ट करा सकते हैं। ये सब तकनीकी विकसित हो चुकी है। नॉर्वे इस तकनीकी का बड़े पैमाने पर यूज कर भी रहा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उस फिल्टर्ड प्रवाह जो शैवाल है उसको एक पंप के द्वारा इंजेक्ट किया जा सकता है मग्न तटों के क्षेत्रों में। ये भी एक तकनीकी है जिससे हम एल्गी ब्लूम को या इस तरीके की चीजों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि जन जागरूकता, चूंकि झील है तो सबसे पहले इन चीजों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए कि हमें झील से किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, ये हमें जानना चाहिए और दूसरों को भी क्या करना चाहिए?
बताना चाहिए कि हम भाई इससे घरेलू कार्यों के लिए जल लेते हैं, औद्योगिक कार्यों के लिए पेयजल, हर एक कार्यों के लिए। तो जिन चीजों से आप इतनी सुविधाएं लेते हैं उसको क्या करना है कि शुद्ध रखना, साफ रखना हमारा कर्तव्य भी बनता है। तो इसके लिए वो जो आप कहते हो तो पॉइंट सब लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि बिंदु स्रोत प्रदूषक को, पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत प्रदूषक को, बिंदु स्रोत प्रदूषक को नियंत्रित करना एवं प्रबंधित करना, नियंत्रित और प्रबंधित करना, प्रबंधित करना। इस नियंत्रित और प्रबंधित करने का सब अर्थ आ गया कि आप तो ट्रीटमेंट करके उस जल को जाने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखेंगे शैवाल फिल्ट्रेशन, शैवाल फिल्ट्रेशन, शैवाल फिल्ट्रेशन यानी छान कर बाहर निकाल दीजिए, शैवाल फिल्ट्रेशन। फिर अगला लिखेंगे अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन। फिर लिखेंगे समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल के नीचे ऑक्सीजन युक्त पंपों के द्वारा डंपिंग, समुद्र तल के नीचे ऑक्सीजन युक्त पंपों के द्वारा, पंपों के द्वारा डंपिंग या उसको इंजेक्ट कर देना शैवाल को। जैसे मान लीजिए झील है, ये किनारे वाले में होगा कि आप इससे इसको इंजेक्ट कर दीजिए उसमें। अगला लिखेंगे, लेकिन जन जागरूकता को बढ़ाना और झील जल के, जन जागरूकता को बढ़ाना और झील जल के महत्व के बारे में, झील जल के महत्व के बारे में लोगों को बताना, झील जल के महत्व के बारे में लोगों को बताना। तो ये कौन कर सकते हैं? पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं ना, बुद्धिजीवी वर्ग, आप जैसे लोग। एक बार देखिए आप जो पढ़े हैं उसको, कम हो जाएगा, उस समय बढ़ेगा। जिस समय यूट्रोफिकेशन होगा तो शैवाल बढ़ रहा है ना, तो कुछ समय तो वो बढ़ा देगा, लेकिन बाद में जब उसकी मृत्यु होगी तो वो फिर जलीय जीवों के लिए हानिकारक। क्योंकि जिस समय वो ग्रोथ कर रहा है, दो कंडीशन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, आप सुन लीजिए। एक तो होता है कि अगर कई बार जलाशय में, जो स्थिर जलाशय है उसमें गर्म जल आ जाए, तो गर्म जल जो होता है वो भी शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा देता है, काफी तेजी से वो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो बढ़ाने का अर्थ है कि वो उस जल में ज्यादा जो है सो प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीजन और घुलित कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि श्वसन भी करेगा और फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो उस समय तो बढ़ जाएगा, तो उसके माध्यम से भी जल खराब होगा। क्योंकि जल में अगर अधिक जाता है CO2 तो वो जल के नेचर को क्या करेगा, धीरे धीरे चेंज करना शुरू करेगा, क्योंकि उससे जल का क्या होगा, एसिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो दो कारणों से शैवाल काफी तेजी से ग्रोथ करता है। एक, अगर गर्म जल आ जाए जलाशय में तो वो भी शैवाल को गुणोत्तर वृद्धि करना शुरू करता है, और दूसरा अगर पोषक तत्व आ गया है तो भी वो उसको बढ़ाएगा। बाद में, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस समय वो ग्रोथ कर रहा है उस समय तो यूज करेगा ही, लेकिन धीरे धीरे जल में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उसके लिए भी कम होते जाएगा, तो जलीय जीव क्या होंगे, तेजी से पारदर्शिता कम होगी, मरना शुरू हो जाते हैं। हाँ सही होगा, फर्स्ट स्टेज में जब वो होगा तो होगा, लेटर काल में वो हानिकारक होना शुरू हो जाएगा। इस पर प्रश्न पूछा हुआ है यूट्रोफिकेशन वाला, आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो मिलेगा कि यूट्रोफिकेशन जो है वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है। 3-4 पॉइंट उसमें दिया हुआ है कि ये आप एक बार देखेंगे। मेंस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है सो बहुत ही क्रिटिकल इशू है भारतीय जलाशय में, जो भी स्थलीय जलाशय, तो वो पूछा जा सकता है।
एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो जो लैगून है, ज्वार नदमुख है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आ गए ईंधन लेके। भाई आप लोगों में धनंजय किनका नाम है, उनका नोटबुक और कुछ पेज कल या परसों छूट गया है। तो अगर आप लोगों के कोई कलीग्स हो, दोस्त मित्र सखा सखी, तो आप उनको बोल दीजिए कि वो अपना ले लें, या जब भी आए तो अपना यहाँ से रिसीव कर लें। अगला जो इसमें सेगमेंट हो जाएगा, दो और सेगमेंट है जिसे हमें जानना है। एक लैगून पारिस्थितिक तंत्र है और दूसरा ज्वार नदमुख होता है। तो एक नीचे में हेडिंग लिखेंगे लैगून पारिस्थितिक तंत्र। नहीं, वो यूट्रोफिकेशन, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ा सकता है वो। लैगून पारिस्थितिक तंत्र। क्या है लैगून, कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, लैगून की विशेषता या महत्व क्या होती है, और लैगून की समस्याएं क्या है, क्या चुनौती। कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से इसका बिल्डअप करना है, जैसे आपने झील को समझा है ना, ठीक उसी तरीके से हमें इसको समझना है। होगा कहाँ पे और किस तरीके से चीजें ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्लो चार्ट उसी तरीके से है। तो लैगून क्या होता है और किस तरीके से बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप एक बार बोर्ड पे आ जाइए। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल उठा लेते हैं तो आप इसको ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे आप भारत के तटीय क्षेत्रों में जाते हैं तो ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा झील है ये, चिल्का लेक है, ठीक है ना, चिल्का झील है, ठीक है ना। तो ये जो चिल्का झील है, एक तरीके से आप इसको लैगून झील भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से केरल के तटों पर यहाँ पर जाते हैं तो कई सारा बैक वाटर लेक हमें मिलता है, पश्च जल झील कहते हैं, जिसमें आप पढ़ते होंगे बेम्बानाद है, अष्टमुदी है, शास्टाको है, पुनप्पा मदा है। इस तरीके के यहाँ पर हमें बैक वाटर लेक मिलते हैं, जिसको पश्च जल झील, और केरल के तट पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, कयाल के नाम से जानते हैं। तो लैगून जो होते हैं कुछ इसी तरीके के एक झील होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, यानी कि ये एक जलाशय का क्षेत्र है, झील टाइप का ही है। लेकिन ये जो जलाशय या झील टाइप का जो लैगून है, ये हमें मिलता कहाँ पर है, तो ये हमें मिलता है सागर या समुद्र तट के किनारे मिलता है, समुद्र तट के किनारे मिलेगा। जैसे जो मूल झील हमने पढ़ा है, तो झील एक ऐसा इकोसिस्टम है जो टेरेस्ट्रियल होता है। स्थल के अंदर जो जल के अस्थाई या अस्थाई स्रोत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, झील कहलाते हैं। लेकिन जो लैगून है ये हमें कहाँ मिलता है, समुद्र के किनारे, सागर के किनारे हमें मिलते हैं। ये जो समुद्र या सागर के किनारे जल के स्रोत मिलते हैं, आप इसको समझेंगे कैसे, तो ये कुछ स्थितियों में हमें मिलते हैं। जैसे इस डायग्राम के सहारे हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई लैंड का एरिया है, भूखंड का एरिया है, ठीक है ना। और इस भूखंड के सहारे यदि कुछ इस तरीके से भूमि खंड का कटा फटा भाग इस तरीके से कुछ हो, तो इसको आपको समझना है कि ये लैंड का एरिया है, और ये जो है सो कोई सागर का एरिया है, ठीक ना, ये सागर है। तो ये जो जल के स्रोत होते हैं ना, इस तरीके जो लैंड में प्रवेश किए हुए होते हैं कुछ इस तरीके से,
इस लैंड में जो प्रवेश किए हुए इस तरीके के जल के स्रोत होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगून के नाम से जानते। कई बार ये जो लैंगून होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो मैरीन वेव आएगा ना, इस तरीके से जो समुद्री तरंगे इधर से आती है, ये मैरीन वेव्स अपने साथ सेडिमेंट लाते हैं, जिसमें बालू, कंकर, पत्थर, बजरी, इस तरीके की चीजें होती है। उससे क्या करते हैं, कई बार इसको यहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं, ठीक ना। तो ये जो डिपॉजिट करते हैं, इसको टेक्निकल वे में हम लोग कहते हैं बालू का रोधी कहते हैं, या इसको सैंड बार के नाम से जाना जाता है। तो कुछ लैंगून ऐसे होते हैं जो बालुका रोधी के द्वारा पूर्णतः समुद्र से कट भी जाते हैं, पूरा बंद कर दिया, या कुछ लैंगून ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक चैनलों से सागर से संपर्क हो भी सकता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग इसका सागर से दो तरफ से संपर्क है, एक चैनल इधर से खुला है, एक चैनल इधर से खुला हुआ है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से बार रोधिका या सैंड बार ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया। तो लैगून जो होते हैं एक जल के स्रोत होते हैं, और ये जो जल के स्रोत होते हैं, ये ऐसे जल के स्रोत होते हैं जो समुद्र तट के किनारे हमें मिलते हैं। और समुद्र तट के किनारे मिलते हैं, कई बार नदियों के मुहाने पर भी मिलते हैं। और इसका जो निर्माण होता है, बेसिकली अभी के हिसाब से ये समझिए कि कई बार नदियों के अवसादों के द्वारा जब नदी मुहाने पर जाती है तो समुद्र के जल को सीमांकित कर लेती है, तो उससे बन सकता है। या मैरीन वेव के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उससे तटीय क्षेत्रों में डिपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड सैंड बार कहते हैं, बालुका रोधी कहते हैं। और उस बालुका रोधी से अगर समुद्र का जल सीमांकित हो जाता है पूर्णतः, या एक या अधिक चैनल से समुद्र से संपर्क है, तो ऐसे जलीय स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे, लैगून कहते हैं। लैगून की जो सैलिनिटी होती है, ये समुद्र जितनी नहीं होती है, ये 5 से 35 पीपीटी के बीच उसमें होगा। इसके तुलना में समुद्र की जो सैलिनिटी होती है वो क्या होगी, अधिक होती है। ये जो लैगून होते हैं, ये इनकी जो अवस्थिति होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होता है, अवस्थिति के आधार पर जो लैगून होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम लोग तटीय लैगून कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉल लैगून कहते हैं। आप प्रवाल में पढ़े होंगे एटॉल प्रवाल के बारे में। तो एटॉल प्रवाल के बीच में क्या होता है, हमें लैगून की प्राप्ति होती है। तो तटीय जो लैगून होगा वो बिल्कुल तट के पास मिलेगा, स्थल से सटे होंगे। और जो एटॉल लैगून होगा वो हमें क्या मिलेगा, तट से थोड़ा सा दूर मिलते हैं, क्योंकि जो एटॉल होता है वो तट से कुछ दूर जाकर विकसित होते हैं, सागरों में प्लेटफॉर्म चबूतरा मिले उस पर। तो ये दो तरीके के क्या होते हैं, लैगून हमें मिलते हैं। लैगून का जो निर्माण होता है, बेसिकली 2-3 तरीके से होता है लैगून का निर्माण। यहां पर एक आप देख रहे होंगे कि टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो लैगून का निर्माण होगा एक समुद्र के तरंगों के अवसादों के निक्षेपण से हो सकता है, एक ये हो सकता है। पहला थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जो हम दूसरा कह रहे हैं कि अगर सी लेवल डाउन होता है, बात समझ में आ रहा है ना, तो सी लेवल डाउन होने से भी कई बार लैगून का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि ये जो तटीय जल क्षेत्र है, अगर यहाँ पर यह है और थोड़ा सा गैप वाला एरिया है, तो सी डाउन होगा, लेकिन ये जल क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, घिर के रह जाएगा। एक और आप पढ़ेंगे ज्वारनदमुख। लैगून और ज्वारनदमुख दोनों कोस्टल इकोसिस्टम ही होते हैं, लेकिन दोनों के बनने की जो प्रक्रियाएं हैं वो कुछ कुछ अलग अलग है। जैसे ज्वारनदमुख का जो निर्माण होता है, कई बार वो सी लेवल के राइज करने से होगा, लेकिन लैगून का जो निर्माण होगा वो सी लेवल के डाउन हो जाने से, तटीय क्षेत्र का जल यदि सीमांकित होता है तो वो बनेगा। दूसरा और तीसरा, लैगून कई बार जो उच्च अक्षांश होते हैं, हाई लैटिट्यूड वाले क्षेत्र हो, तो वहां पर हिमानीकरण की क्रियाओं से भी लैगून का निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है। तो ये इसकी क्रियाएं हैं जो लैगून बनते हैं। अब जो लैगून का महत्व है और विशेषता है, जैसे आपने झील को समझा है, कुछ उसी तरीके से आपको समझना है कि क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है, क्या इसका महत्व हो सकता है। हम पॉइंट बताते हैं, आप हमें उसमें बताइए कि क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है लैगून की। ये जो लैगून होता है, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं और आपको सही गलत इसमें चूज करना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। अगर पहला स्टेटमेंट आपको मिल जाए लैगून के बारे में कि ये संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र होते हैं लगभग, है ना, तट और स्थल के पास है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया भी था कि जो संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र है कुछ इस तरीके से।
तो संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र होने का अर्थ है कि एक इकोटोन का भी क्षेत्र होगा, लैगून है, ज्वारनदमुख है, ये सब क्या हो जाता है, मैंग्रोव एक इकोटोन का क्षेत्र भी होता है। दूसरा, तीसरा, ये जो लैगून होते हैं ये भी एक झील के जल का स्रोत है ना, तो जो झील से हमें संसाधन मिलते थे वो यहाँ से भी क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, यानी कि फिशिंग हो सकती है, इसमें मछली हमें मिल सकता है, ईंधन और चारा की प्राप्ति हो सकती है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि चूंकि समुद्र तट के किनारे तो वैसे ही नेचुरल ब्यूटी का ये क्षेत्र होता है और प्राकृतिक पर्यटन के क्या होंगे, ये केंद्र होंगे। तो हमने कहा था कि कुछ आपको उसी तरीके से समझने हैं जैसे आपने झील को समझा है, और इनकी चुनौतियां भी कुछ उसी तरीके से होगी जो झील का है। तटीय क्षेत्र में है, और तटीय क्षेत्र में लैगून को किससे चुनौती हो सकती है, कुछ प्राकृतिक कारणों से भी इसको खतरा हो सकता है लैगून को, और कुछ मानव जनित कारणों से भी खतरा हो सकता है। तो वो हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लिखिए पहले लैगून क्या है, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, कहानी की तरह नहीं। पहला पॉइंट लिखेंगे, देखिए लैगून एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। लैगून एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो मुख्य रूप से समुद्र तट के किनारे, जो मुख्य रूप से समुद्र तट के किनारे या नदियों के मुहानों के पास, या नदियों के मुहाने के पास, नदियों के मुहाने के पास पाए जाते हैं, मुहाने के पास पाए जाते हैं। यह एक ऐसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, दूसरा पॉइंट या उसी में बढ़ा के दूसरा पॉइंट ही कर दीजिए, लेकिन यह एक ऐसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो एक या अधिक चैनलों से, जो एक या अधिक चैनलों से, एक या अधिक चैनलों से समुद्र से जुड़ा हो सकता है, समुद्र से जुड़ा हो सकता है, समुद्र से जुड़ा हो सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन लैगून, लैगून एक क्या होता है, देखिए, लेकिन लैगून में समुद्री जल की तुलना में क्या होती है, हाँ, समुद्री जल की तुलना में लवणता कम होती है, लवणता कम होती है। नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा लैगून के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैगून। लैगून के प्रकार तो लिखेंगे लैगून दो प्रकार के होते हैं, लैगून दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे तटीय लैगून, कोस्टल, केवल नाम ही लिखना है इसमें, तटीय लैगून, और दूसरा एटॉल लैगून, एटॉल द्वीप लैगून, एटॉल द्वीप लैगून। तीसरा हेडिंग हो जाएगा लैगून के प्रकार, ये लैगून का निर्माण, लैगून का निर्माण। लैगून का निर्माण पॉइंट वाइज इसमें लिखेंगे, लिखिए समुद्र तट के पास, समुद्र तट के पास सागरीय तरंगों के द्वारा, पहला पॉइंट, समुद्र तट के पास सागरीय तरंगों के द्वारा लाए गए
अवसादों लाए गए अवसादों से तटीय क्षेत्र में बालुका रोधी सैंडबार बालुका रोधी के द्वारा जल का समुद्र से कट जाना या जल का सीमांकित होना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन नदियों के मुहाने के पास नदी अवसादों के द्वारा जल के सीमांकित होने से, यानी घिर जाने से, जल के सीमांकित होने से, नदी अवसादों द्वारा जल के सीमांकित होने से। और तीसरा, समुद्री जलस्तर के नीचे जाने से, डाउन होने से या कम होने से, समुद्री जलस्तर के नीचे जाने से। इस डायग्राम को बना देंगे समझने के लिए। और यही जो एरिया होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, ये है लैगून। इसको बनाएंगे। बन गया डायग्राम। तो जब सिलेक्शन हो जाए ना, तो जो आप भूगोल में पढ़ रहे हैं एक बार जाके देख भी लेना है। चले जाएंगे उड़ीसा, वहां पर कई सारा बीच है जहां पर आप घूम भी सकते हैं, ये झील भी देख सकते हैं उस तरीके के। जैसे उड़ीसा में एक चंद्रभागा बीच है, गोपालपुर बीच है, बहुत ही फेमस है। तो चले जाएंगे वहां पे, क्या दिक्कत है। परिवार को साथ लेके जाना कि वो भी देख लेंगे। तो उस समय आपको हमारी याद आएगी, तो आप अपने परिवार को बताएंगे कि देखो सर हम लोगों को बता रहे थे ये है। बन गया। नीचे में लिखेंगे लैगून का महत्व विशेषता। महत्व जल विशेषता। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए यह संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। यह संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। इस प्रकार एक इकोटोन होता है। इस प्रकार एक इकोटोन होता है। इस प्रकार एक इकोटोन होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन यह प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक पर्यटन के क्षेत्र होते हैं। तीसरा, प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र होते हैं। आजकल तो प्राकृतिक से ज्यादा कृत्रिम सुंदरता आ जाती है। कई बार तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे लोगों को, क्योंकि इतने लेयर होते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि रियल में क्या है नहीं है। कई बार लोग धोखा खा जाते हैं पार्टी सब में कि वास्तव में किस कैटेगरी में इन लोगों को रखा जाए। ऐसा नहीं है। क्या लिखा रहे थे? प्राकृतिक
सुंदरता के या सौंदर्य के क्षेत्र होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए मत्स्य और अन्य खाद्य पदार्थ की उपलब्धता कराते हैं। मत्स्य और अन्य खाद्य पदार्थ की उपलब्धता कराते हैं। ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है। ईंधन और चारा की प्राप्ति होती है। फिर लिखिए पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। हाँ, क्यों नहीं पाया जा सकता है, कुछ तो पा ही जाएगा। हो भी सकते हैं, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है कि वो हो ही, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि समुद्र का ही जल होता है ना वो, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में जो रहने वाले जीव होते हैं उससे कुछ मिलते जुलते जीव आपको मिलेंगे इसमें। हाँ, वनस्पति विविधता इसमें होती है, बिल्कुल होगी। नीचे में हेडिंग होगा लैगून, क्या है हेडिंग? समस्याएं, चुनौती। लैगून को खतरा, चुनौती। अब आप बताइए क्या है हमारे आपसे चुनौती इसको? एक तो आप खुद समझ सकते हैं कि ध्यान से देखिए, पॉइंट से आप समझेंगे। अगर ये लैंड है तो जाहिर सी बात है कि लैंड से बहुत सारे प्रदूषक क्या होते हैं, इसमें जाएंगे। तो एक तो होता है कि महाद्वीपों का जो भी अवसाद होता है वो इसको जाकर क्या करेगा, भरते जाता है, अवसादीकरण होता है, जिससे ये जल प्रदूषित होंगे और इनका इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। दूसरा क्या होता है कि जिस तरीके से आपने झील पढ़ा है, तटीय क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है ना, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो उसके विस्तार होने से भी क्या हो रहा है कि ये जो लैगून सब है उसका क्षेत्र क्या हो रहा है, संकुचित होते जा रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्र को भरकर शहरी बस्तियां बसाते जा रहे हैं, औद्योगिक केंद्र का विस्तार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका अस्तित्व के ऊपर क्या होते जा रहा है, चुनौती। अगर इस लैगून सब के समुद्र तट के किनारे जो नगर है, जो उद्योग केंद्र है, वहां से जो सीवेज या मल जल आता है, जो औद्योगिक कचरा होता है, वो जल को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से प्रदूषित कर रहा है। कई बार तटीय क्षेत्रों में हम क्या करते हैं कि परिवहन के विकास के लिए धारा चैनलाइजेशन करते हैं, ड्रेजिंग करते हैं, तो वो भी इसको क्या करता है, हानि पहुंचाए, क्योंकि जैसे ही आप तटीय क्षेत्र में ड्रेजिंग करेंगे, धारा चैनलाइजेशन करेंगे, तो इसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो क्या होते जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाता है। और एक ये भी होता है कि जैसे आपने देखा है कि सी लेवल डाउन होने से लैगून का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अगर सी लेवल जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सी लेवल राइज करता है, तो लैगून का अस्तित्व क्या हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। क्योंकि जो सी लेवल यहाँ पर अगर राइज करके यहाँ आ जाए तो लैगून का जल इसमें क्या हो जाएगा, इमर्ज कर जाएगा। तो सी लेवल बढ़ने से भी लैगून के अस्तित्व को क्या है, खतरा है। और अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरीके से सी लेवल राइज कर रहा है, तटीय लैगून सब का अस्तित्व क्या हो रहा है, खतरे की स्थिति में। कई बार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात सब आते हैं, जो हाईली इंटेंस साइक्लोन हो, तो वो भी क्या करते हैं कि तटीय इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत में अब तो दोनों तटों पर साइक्लोन आना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी भूगोल के हिसाब से भारत का जो पूर्वी कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन से अधिक प्रभावित है, यहाँ पर ज्यादा आता है। और अगर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनता है तो हमारे यहाँ जो उड़ीसा का तट है या बंगाल का तट है, ये कई बार हिट करता है इस तरीके से। तो निश्चित ही इस तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जो लैगून हो, जो एक तरीके से ज्वार नदमुख होते हैं, मैंग्रोव होते हैं, इन सब को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें विंड की वेलोसिटी क्या होती है, काफी अधिक होती है। सुनामी आए तो सुनामी के अतिक्रमण से भी लैगून क्या होता है, उसकी जो नेचुरल इकोसिस्टम होती है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो कुछ प्राकृतिक कारणों से भी क्या है कि लैगून का अस्तित्व को संकट है, चुनौती मिलती है, और मानव जनित कारणों से भी मिलता है। तो नीचे में आप एक हेडिंग लिखेंगे, क्या है, चुनौती। पहला वही है, पहला कारण लिखेंगे प्राकृतिक चुनौती या प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से। तो पॉइंट वाइज इसमें लिखेंगे समुद्र जलस्तर में वृद्धि,
समुद्र जलस्तर में वृद्धि। इससे क्या होगा? लैगून का अस्तित्व समाप्त हो सकता है जल के बराइज करने से, समुद्र जलस्तर में वृद्धि। दूसरा, सुनामी से, दूसरा पॉइंट, सुनामी के कारण, हालांकि ये रेयर होता है, लेकिन क्या होगा कि जब आएगा तो फिर तटीय इकोसिस्टम को भी प्रभावित करेगा ही। पूरा सागर का कचरा उचरा जो भी अवसाद होगा सब लाके इस सब में डिपॉजिट कर देंगे। तीसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। दूसरा पॉइंट हेडिंग वाला बना लेंगे, मानवीय कारणों से, मानवीय कारणों से। पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, लैगून में अवसादीकरण, यानी महाद्वीपीय अवसाद का आना। लैगून में अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। दूसरा लिखेंगे, लिखिए, लैगून में औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट का जाना, सीवेज का जाना, औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट का जाना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए, औद्योगिकरण और नगरीय विस्तार से, औद्योगिकरण और नगरीय विस्तार से, औद्योगिकरण और नगरीय विस्तार से लैगून के क्षेत्र का धीरे धीरे सिमटते जाना, संकुचित होना। लैगून के क्षेत्र का संकुचित होते जाना। फिर अगला लिखेंगे, असतत पर्यटन, असतत पर्यटन। फिर अगला लिखेंगे, तटीय क्षेत्रों में जहाजरानी सुविधा विकसित करने के लिए, तटीय क्षेत्रों में जहाजरानी सुविधा विकसित करने के लिए ड्रेजिंग, धारा चैनलाइजेशन, ड्रेजिंग और धारा चैनलाइजेशन, धारा चैनलाइजेशन, धारा चैनलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर 100, 150, 200 शब्दों में लैगून के ऊपर लिखना हो तो लिख पाएंगे कि नहीं? लैगून क्या है, किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इनकी चुनौतियां हैं, ये है धारा चैनलाइजेशन और धारा चैनलाइजेशन है। क्लियर है? नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा, ज्वारनदमुख या ऐश्वर्य, ज्वारनदमुख ऑब्लिक ऐश्वर्य। इसको भी हमें उसी फॉर्मेट में समझना है कि क्या है, जो प्रकार तो इसका होगा नहीं, निर्माण कैसे होता है इसका, निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति कैसे होती है। तीसरा हो जाएगा विशेषता या महत्व। विशेषता या महत्व वही होगा लगभग जो लैगून की, और इसकी भी चुनौती वही होगी क्योंकि दोनों कोस्टल इकोसिस्टम है। चुनौती या समस्याएं लैगून की। क्लियर है? तो आप भूगोल में ज्वारनदमुख तो पढ़े होंगे, क्या होता है ज्वारनदमुख? तीव्र ढाल से गिरती हो समुद्र में। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, लैगून क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं और क्या है भारत में इसकी स्थिति, थोड़ा सा हमें परिमार्जन या संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी।
नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये नर्मदा है। और यहाँ पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ये तापी है। हम लोग पढ़ते हैं कि नर्मदा और तापी जो है हमारे यहाँ क्या है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है, ऐश्वरी का निर्माण करती है। शेष जो पूर्वी तट की नदियां हैं वो मैक्सिमम क्या है, डेल्टा बनाती है, ये हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा एक संशोधित हम लोग कर लेंगे कि एक तो ये है ही, लेकिन जो डेल्टाएं होती है, डेल्टा को पर्यावरण अध्ययन में ज्वारनदमुख का ही उपभाग माना जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि कई बार आप पढ़ते होंगे किताबों में या नोट्सों में कि ज्वारनदमुख डेल्टा है इसका। एक तो ज्वारनदमुख आप पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं कि ये ज्वारनदमुख एस्चुरियन डेल्टा है ये। तो इसलिए जो एस्चुरियन डेल्टा बनाते हैं, तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग डेल्टा को ज्वारनदमुख का उपखंड मानते हैं और इसलिए इसके अध्ययन में ये भी शामिल आ जाएगा। तो नॉर्मली जो ज्वारनदमुख या ये होता है, ये तो एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर नॉर्मली हम कहते हैं कि जहां पर समुद्र के लवण जल और नदी के फ्रेश वाटर मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, ज्वारनदमुख का फॉर्मेशन होता है, ऐश्वरी का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि नदी जब अपने मुहाने के पास जाती है तो दो कंडीशन बन सकता है। दैट इज, मान लेते हैं कि ये सी लेवल है, एक नदी ऐसी है जो मुहाने के पास जाती है, तो कई नदियां ऐसी होती है कि वितरिकाओं में बट जाती है, डिफरेंट चैनल हो जाते हैं, बैरेड रिवर सिस्टम बना लेते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती है कि सिंगल चैनल से महासागरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो नदियां सिंगल चैनल से महासागर में प्रवेश करती है, नॉर्मली वही क्या बनाती है, ऐश्वरी बनाती है। और कुछ नदियां ऐसे होती है कि जब वो मुहाने पर जाती है तो वो कई वितरिकाओं में इस तरीके से बटना शुरू हो जाती है। तो जब ये वितरिकाओं में बटती है ना, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और कुछ जो होते हैं जो ज्वारनदमुख एस्चुरियन डेल्टा का निर्माण करती है। तो तटीय क्षेत्र होता है, एक तटीय इकोसिस्टम है ज्वारनदमुख या ऐश्वरी, जहां पर नदी का फ्रेश वाटर और सागर के लवण जल मिश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ज्वारनदमुख या ऐश्वरी पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये बनाएंगे नॉर्मली वो नदी जो वितरिकाओं में बटे बिना सिंगल चैनल से महासागरों में प्रवेश कर जाएंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे, ज्वारनदमुख बनाती है या ज्वारनदमुख का निर्माण करते हैं ये। तीसरा हमने आपको बताया कि जैसे पर्यावरण अध्ययन में जो डेल्टा होता है, हम इसे भी ज्वारनदमुख के एक उपखंड के रूप में मानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप जाओगे तो भारत में जो 14 बड़ी नदियां हैं, 44 मध्यम स्तर की जो नदी बेसिन है और बहुत सारी छोटी नदियां हैं, मोर देन 162 रिवर, ये सभी क्या करती हैं कि ज्वारनदमुख का निर्माण करते हुए महासागरों में प्रवेश कर जाती हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम डेल्टा को ज्वारनदमुख का उपखंड मानते हैं, तो भारत में पूर्वी तट पर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो लार्जर एस्चुरियन डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम तट की जो नदियां हैं वो कम बनाती है और छोटे स्तर के बनाते हैं। ये भारत की स्थिति से आपको ध्यान में रखना है। ज्वारनदमुख या ऐश्वरी के बनने के जो तरीके होते हैं वो तीन, एक तो हो सकता है कि विवर्तनिक तरीकों से इसका निर्माण हो सकता है, टेक्टोनिक फॉर्मेशन होता है। टेक्टोनिक फॉर्मेशन होता है, जैसे आप पढ़े भी होंगे कि ये जो हमारा पश्चिम तट है या पश्चिम कोस्टलाइन है भारत का, यहाँ पर दो तरीके का हमें एविडेंस मिलता है। कोंकण तट और जो कन्नड़ तट है, आप पढ़े होंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो तट है दैट इज कॉल्ड कोंकण, और गोवा और कर्नाटक का जो तट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। कोंकण और कन्नड़ तट जो है वो यहाँ पर सबसिडेंस का प्रमाण देता है। यहाँ पर जो है ना, महाद्वीप पश्चिम घाट पर्वत का कुछ भाग टूटकर नीचे की ओर धंसा हुआ है, जबकि मलाबार तट जो है ये अपवार्पिंग प्लेन का उदाहरण है, ये ऊपर उठा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो नर्मदा और ताप्ती का एस्चुरियन फॉर्मेशन होता है उसका कारण ये है, आप इसको ध्यान से समझिए कि ये मग्न तट है अगर, और मग्न तट क्या यहाँ पर नीचे धंसा हुआ है, तो मग्न जो ज्वारनदमुख होता है वहां पर जल की गहराई अधिक होती है लैगून की तुलना में। तो उसका एक कारण है कि यहाँ पर ये मग्न तट क्या हो सकता है, नीचे धंस जाए, तो वहां पर गहराई अधिक होगी। और अगर नदी अवसाद लेकर भी आएगी तो वो जमा नहीं हो पाएगा, वो डाउनवार्ड हो जाएगा, नीचे की ओर निकल जाएगा। तो वो नदियां वहां पर क्या करती है,
ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो एक इसका फॉर्मेशन का तरीका है जिसको हम लोग टेक्टोनिक फॉर्मेशन कहते हैं। टेक्टोनिक फॉर्मेशन का अर्थ हो गया कि अगर कोस्टलाइन एरिया का डाउन वार्पिंग होता है तो वहां पर क्या होगा, मग्न तट की गहराई बढ़ जाती है और वहां पर जो नदियां लाएगी, अपना मुहाना बनाएगी, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगी। एक ये होता है। दूसरा जो इसके बनने का तरीका है वो ये है कि जैसे अभी आपने देखा कि लैगून बन रहे हैं सी लेवल के डाउन होने से, लेकिन ज्वारनदमुख बन सकता है सी लेवल के राइज होने से। क्योंकि अगर सी लेवल राइज कर जाए तो फिर क्या होगा कि सी लेवल ऊपर उठेगा तो सी के ऊपर उठने से नदी के जल को और ऊपर जाकर वो कैप्चर करना शुरू कर देगी। तो दो तरीके से ज्वारनदमुख या एस्चुरी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक टेक्टोनिक फॉर्मेशन होता है और दूसरा सी लेवल के राइज करने से हो सकता है। भारत में आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर पश्चिम घाट पर्वत के बारे में या जब आप पढ़ते हैं रिवर सबके फॉर्मेशन में, कि जो इंडियन रिवर सिस्टम है, जैसे आप हिमालयन रिवर सिस्टम है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो प्रेजेंट स्टेज में आया है, उसको प्रेजेंट स्टेज में लाने वाला 3 टेक्टोनिक फॉर्मेशन है। और वो 3 टेक्टोनिक फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से संबंधित है। अब पढ़े होंगे कि पहला इसमें हुआ था कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो प्रायद्वीप के पश्चिम भाग का कुछ हिस्सा टूटकर अरब सागर में डाउनवार्ड हो गया था। उसका एविडेंस मिलता है हमें, इसलिए यहाँ पर क्या है कि अरब सागर अधिक गहरा है। ठीक है, तो वो डाउनवार्ड हो गया था, तो पश्चिम भाग का कुछ हिस्सा टूटकर डाउनवार्ड करेगा तो जो मूल जल संभर का एरिया है उसके कुछ हिस्सों में क्या होगी, विरूपता आ जाएगी। क्योंकि यहाँ का मूल जल संभर कौन है, पश्चिम घाट है। तो जो मूल मॉर्फोलॉजी था यहाँ के चैनलों का, वो चेंज होना इसके कारण शुरू हुआ। और दूसरा था कि जब इंडियन प्लेट सबडक्ट किया है तो इंडियन प्लेट के फॉरवर्ड पार्ट में कई सारे क्रैक्स उत्पन्न हुए थे और उस क्रैक से होकर कई नदियों ने अपना मार्ग बना लिया था, दैट इज नर्मदा, ताप्ती। और तीसरा हुआ था कि जब यहाँ पर मालदा फॉल्ट बना था तो इंडियन प्लेट जो है टिल्ट किया है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर टिल्ट किया तो इसका नॉर्मल स्लोप जो है इस तरीके से आपको मिलता है। इसलिए रेस्ट ऑफ रिवर जो है वो बंगाल खाड़ी की ओर आ गई है और पश्चिम घाट उसी समय रियल अस्तित्व में आया है। तो ये 3 टेक्टोनिक फॉर्मेशन है इसका। हिमालय की भी जो रिवर आए हैं प्रेजेंट स्टेज में, उसमें भी 3 टेक्टोनिक प्रोसेस का योगदान है। तो यहां पर डाउन वार्पिंग हुआ है, इसलिए ये नदियां यहां पर क्या कर रही है, ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण कर रही है। तो ये एक तरीका है कि टेक्टोनिक फॉर्मेशन होगा और दूसरा क्या होता है, सी लेवल राइज कर जाए तो उससे ज्वारनदमुख का निर्माण हो सकता है। विशेषता इसकी क्या होगी, लगभग चूंकि कोस्टल इकोसिस्टम है वहीं का है, जैसे आपने लैगून पढ़ा है लगभग वहीं का है, तो जो विशेषता लगभग लैगून पारिस्थितिक तंत्र की होगी वही क्या होगा, ज्वारनदमुख का होगा। कुछ तो आप पहले भी पढ़े हैं कि जैसे हम लोगों ने पारिस्थितिकी उत्पादकता का एक टॉपिक पढ़ा था, तो क्या उसमें ज्वारनदमुख की चर्चा हुई थी कि हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होता है। आप देखिए पेज पलट के उसमें हमने लिखाया होगा कि ज्वारनदमुख जो होते हैं हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होते हैं। तो ज्वारनदमुख में क्या क्या विशेषताएं होती है, सबसे पहला तो अब ये हो गया कि जो ज्वारनदमुख या एस्चुरी होता है, दे आर, ये एक इकोटोन के क्षेत्र होते हैं। क्योंकि महाद्वीप और महासागर के बीच क्या है, एक ट्रांजिशनल जोन में ये होता है। तो एक संक्रमण पारिस्थितिक तंत्र है, इकोटोन का क्षेत्र होता है पहला। दूसरा, ये हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होते हैं। तीसरा, हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिव जोन होने के साथ साथ जो ज्वारनदमुख और एस्चुरी होते हैं ये बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से भी काफी रिच होते हैं। आपको यहाँ पर मैंग्रोव मिल सकता है, अन्य जो तटीय कोस्टल वेजिटेशन होता है वो, और जो जीव होते हैं वो भी बहुत यहाँ पर विविधताएं मिलती है। तो बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पर क्या होती है, काफी अधिक होती है। ज्वारनदमुख के जो वनस्पति और दलदल मृदाएं होती है, ये क्या होता है कि जो प्रदूषक तत्व होते हैं उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, एक तरीके से निक्षालन करते हैं। क्योंकि यहां पर जब ये आएगा तो क्या होगा कि इसकी जो वनस्पति होगी, जो मिट्टी होती है, वो प्रदूषणकारी तत्व को सागर में जाने से क्या होगा, रोकेगा, उस मृदा में अब्जॉर्ब हो जाएगा। वनस्पति की जड़ें उसको क्या करती है, फिल्टर्ड करती है, जैसे कि आपने मैंग्रोव में भी पढ़ा होगा। तो ये एक तरीके से नेचुरल जो प्रदूषण होता है उसको क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि ये
लवण जल और स्वच्छ जल के बीच का होगा, क्योंकि इसमें नदी का एक मुहाना होगा ही, तो वो स्वच्छ जल लाती है और सागर का एरिया होगा। तो यहाँ पर मिश्रित जल पारिस्थितिक तंत्र हमें मिलेगा। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जीव भी मिलेंगे जिनको स्वच्छ जल में रहने की आदत है, और लवण वाले भी मिलेंगे जो, इसलिए ये हाई प्रोडक्टिव और हाई इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का जोन जो होता है ज्वारनदमुख होता है। आपको सर्विसेज वहां से वही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ भी वनस्पति है, जीव जंतु है, तो वो ईंधन, चारा, फाइबर जो आप पढ़ते आए हैं वो सब सारी चीजें क्या है कि यहाँ पर आपको मिलेंगी। और कोस्टल इकोसिस्टम है, तो जो समस्याएं लैंगून की है वही समस्याएं क्या होगी, ज्वारनदमुख की भी है। तो वो कॉमन एरिया है, इसलिए हमने कहा कि कुछ कॉमन परसेप्शन बनाने हैं कि हमें इस तरीके से इस टॉपिक को समझने हैं। तो आप लिखेंगे पहले क्या है, पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। ज्वारनदमुख में देखिए, ज्वारनदमुख एक तटीय पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। ज्वारनदमुख एक तटीय पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। तटीय पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है। लेकिन जब नदियां मुहाने के पास, जब नदियां मुहाने के पास वितरिकाओं में बटे बिना, जब नदियां मुहाने के पास वितरिकाओं में बटे बिना, वितरिकाओं में बटे बिना सिंगल चैनल से महासागरों में प्रवेश कर जाए या महासागरों में अपना मुहाना बनाए, सिंगल चैनल से महासागरों में प्रवेश करे, तो वहां ज्वारनदमुख का फॉर्मेशन होता है। तो वहां ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पर्यावरण अध्ययन में डेल्टा को, पर्यावरण अध्ययन में डेल्टा को ज्वारनदमुख का उपभाग माना जाता है। उपभाग या उपखंड माना जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत की 14 बड़ी 14, भारत की 14 बड़ी, 44 मध्यम, 44 मध्यम और 162 छोटी नदियां ज्वारनदमुख या एस्चुरियन डेल्टा बनाती है। ज्वारनदमुख या एस्चुरियन डेल्टा बनाती है। ज्वारनदमुख या एस्चुरियन डेल्टा बनाती है। एक पॉइंट और, देखिए भारत में पश्चिम तट के तुलना में पूर्वी तट के सहारे, भारत में पश्चिम तट के तुलना में पूर्वी तट के सहारे ज्वारनदमुख और एस्चुरियन डेल्टा, ज्वारनदमुख ऑब्लिक एस्चुरियन डेल्टा, ज्वारनदमुख ऑब्लिक एस्चुरियन डेल्टा बड़े आकार के पाए जाते हैं। ज्वारनदमुख एस्चुरियन डेल्टा बड़े आकार के पाए जाते हैं। नीचे में लिखेंगे ज्वारनदमुख की उत्पत्ति या निर्माण। उत्पत्ति या निर्माण। तो पहला हेडिंग पॉइंट बना देंगे, विवर्तनिक उत्पत्ति। विवर्तनिक उत्पत्ति
टेक्टोनिक फॉर्मेशन। लिखिए, यदि महाद्वीपीय मग्न तट का यदि महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट का विवर्तनिक यदि महाद्वीपीय मग्न तट का विवर्तनिक धंसाव हो जाए, विवर्तनिक धंसाव हो जाए और वहां अगर नदी मुहाना बनाती है और वहां यदि नदी मुहाना बनाती है, नदी मुहाना बनाती है तो ज्वारनद मुख का निर्माण होता है, तो ज्वारनद मुख का निर्माण होता है, ज्वारनद मुख का निर्माण होता है। जैसे भारत के पश्चिम तट पर, जैसे भारत के पश्चिम तट पर कोंकण और कन्नड़ तट के पास, कन्नड़ या कनाडा, कन्नड़ तट के पास धंसे हुए मग्न तट के प्रमाण मिलते हैं, धंसे हुए डाउन वार्पिंग मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, धंसे हुए मग्न तट के प्रमाण मिलते हैं जहां नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, जहां नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां, जहां नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ताप्ती जैसी नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। क्लियर है? दूसरा लिखेंगे, एक तो हो गया विवर्तनिक, दूसरा लिखेंगे समुद्र तल में परिवर्तन, सी लेवल, समुद्र तल में परिवर्तन, समुद्र तल में परिवर्तन। सामने में लिखेंगे, लिखिए यदि समुद्र तल राइज करता है, बढ़ता है, तल, स्थल नहीं, सीधे तल, तल और नितल, समुद्र के तल और नितल जानते हैं ना? हाँ, स्थल नहीं लिखेंगे, सी लेवल, तो वही नाम लिखे समुद्र तल में उत्थान, समुद्र तल, ये हो गया सी लेवल, ऐसे लिख दीजिए आप। समुद्र तल के बढ़ने से, समुद्र तल के बढ़ने से, समुद्र तल के बढ़ने से भी ज्वारनद मुख का निर्माण संभव है, क्योंकि ज्वारनद मुख का निर्माण संभव है क्योंकि क्यों? क्योंकि नदी को पहले ही क्या होगा? हाँ, नदी को पहले ही समुद्र में मुहाना बनाना होगा, पहले ही समुद्र में मुहाना बनाना होगा, तो वो वितरिकाओं में बट नहीं सकती है, जो डेल्टा के पास बटेगी वो नहीं बट पाएगी लगभग। क्लियर है? नीचे में हेडिंग हो जाएगा ज्वारनद मुख की विशेषता, ज्वारनद मुख परितंत्र की विशेषता, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। लिखिए संक्रमण और इकोटोन का क्षेत्र है, संक्रमण और इकोटोन का क्षेत्र है, संक्रमण और इकोटोन का क्षेत्र है। दूसरा उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का क्षेत्र है, उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का क्षेत्र है,
उच्च पारिस्थितिकीय उत्पादकता का क्षेत्र है। तीसरा, उच्च जैव विविधता पाई जाती है। उच्च जैव विविधता पाई जाती है। लिखिए, समुद्र के तुलना में लवणता कम होती है। लवणता कम होती है। कम क्यों होगा? क्योंकि नदी का फ्रेश वाटर भी आ रहा है ना यहाँ पे। लवणता कम होती है। फिर अगला लिखेंगे, ज्वारनद मुख के वनस्पति और दलदल भूमि, ज्वारनद मुख के वनस्पति और दलदल भूमि, ज्वारनद मुख के वनस्पति और दलदल भूमि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और प्रदूषण को अवशोषित कर, प्रदूषण को अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाते हैं। जल को स्वच्छ बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन ज्वारनद मुख के वनस्पति, ज्वारनद मुख के वनस्पति, ज्वारनद मुख के वनस्पति तटीय कटाव, कोस्टल अपर्दन कहेंगे इसको, तटीय कटाव, तटीय कटाव को नियंत्रित करते हैं। तटीय कटाव को नियंत्रित करते हैं तथा तटों को चक्रवात, तथा तटों को चक्रवात, सुनामी और ऊंची ज्वारीय लहरों से, और ऊंची ज्वारीय लहरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऊंची ज्वारीय लहरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। फिर एक पॉइंट लिखेंगे, लेकिन यह ज्वार भाटा के क्रिया से अधिक प्रभावित होते हैं। हाई टाइड आएगा तो पूरा अंदर तक आएगा पानी। ज्वार भाटा की क्रिया से अधिक प्रभावित होते हैं। फिर अगला लिखेंगे, नदी और समुद्र दोनों की विशेषताएं प्राप्त होती है। नदी और समुद्र दोनों की विशेषताएं प्राप्त होती है। फिर एक पॉइंट लिखेंगे, देखिए यहां मैंग्रोव, मैंग्रोव और अन्य वनस्पति के साथ साथ मैंग्रोव और अन्य वनस्पति के साथ साथ समुद्री कछुआ, कैटफिश, समुद्री कछुआ, कैटफिश, खाए हैं आप लोग कैटफिश? कोई नहीं, कोई नहीं खाया? अरे वो कीचड़ में रहने वाला जो, मैं वो नाम लूंगा तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। कैटफिश है, समुद्री कछुआ, कैटफिश, शैवाल, प्लैंकटन, डाइटम पाए जाते हैं। शैवाल, प्लैंकटन और डाइटम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो समस्या तो वही है जो लैगून का है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए उसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ज्वार भाटा, देखो पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को क्या, हाँ वही मैं बता रहा हूं। यहाँ पर वो आप ये समझो कि जैसे टाइड आएगा, यहाँ पर कोई ज्वारनद मुख है और टाइड के समय, हाई टाइड के समय क्या होता है ना, जल राइज करता है। तो इसको दोनों तरीके से आप समझिए। कई बार टाइड के साथ क्या होगा, पोषक तत्व भी आएगा तो वो फायदा करेगा, लेकिन इसके साथ सेंड, बालू सब भी आता है तो वो उसको हानि भी पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए टाइड आया, उसके साथ
कंकर पत्थर बजरी मिट्टी सब आया और ज्वार नदमुख में चला गया, ये है। लेकिन दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ज्वार भाटा को पढ़े होंगे बढ़िया से, तो ज्वार पारिस्थितिक तंत्र का जो लाभ है, इकोलॉजिकल बेनिफिट, आप वो भी समझ लीजिए। जब ज्वार आता है ना तो तट का सागर का जल ऊपर तक राइज करता है, लेकिन जब भाटा आता है तो जल डाउन होता है, तो उस समय क्या होता है कि तटीय इकोसिस्टम को ये साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि तट के पास जितना भी प्रदूषणकारी अवसाद होगा वो भाटा वाले जल के सारे डीप ओशियन में चला जाता है। ये ज्वार का इकोलॉजिकल बेनिफिट है कि जब वो भाटा के साथ जल नीचे जाएगा तो तटीय सभी प्रदूषण को, तो ज्वारनद मुख के समय वो क्या करेगा, ज्वारनद मुख को फ्रेश कर देगा, साफ कर देगा। अगर नदी ने कुछ प्रदूषणकारी तत्व लाए भी हैं तो भाटा वाले जल के साथ वो क्या होगा, डीप ओशियन में चला जाएगा। तो इस रूप में उसके लिए बेनिफिशियल है ये। क्लियर है? तो यही आज आपको रोकेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो एक बार आज, अब अगले क्लास में जब मुलाकात होगी, शायद सोमवार और मंगलवार को हमारी क्लास नहीं, आपको मैसेज चला गया होगा। बुधवार को शायद है क्या? हाँ, तो बुधवार को जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तो उसमें हम लोग आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, वेटलैंड के बारे में। आप मैंग्रोव पढ़े हैं और प्रवाल पढ़े हैं, लेकिन आपको इतनी मैं छूट देता हूं, या होना भी चाहिए, आप एक बार जो पढ़े हुए कॉपी हैं आप पढ़ाएं सर, उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको लगे कि नहीं कुछ पूछना है इनसे तो आप एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है? उस दिन 5 मिनट हम उसी पर चर्चा कर देंगे कि हाँ इसको इस तरीके से समझना है। बाकी हम लोगों की क्लास उस दिन शुरुआत होगी, वेटलैंड से शुरू करेंगे, वेटलैंड हम लोग करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हम लोग गए थे कि मैरीन इकोसिस्टम में जीवन किस पर निर्भर करता है, किस किस फैक्टर से, तो उसमें 7-8 पॉइंट आया था, वो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, और उस पॉइंट का एनालिसिस ध्यान में रखना है कि कैसे ओशियन करंट प्रभावित करता है, कैसे जो है विंड प्रभावित करेगा, ये ध्यान में रखना है। केवल पॉइंट नहीं, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान में होना चाहिए। सौर प्रकाश कैसे प्रभावित कर रहा है, कोल्ड वाटर अपवेलिंग कैसे प्रभावित कर रहा है, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, ये सारे पॉइंट 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन के साथ याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो सागरीय जीवन है वो क्या है, 3 प्रकार के मूलतः हैं। एक क्या है, प्लैंकटन या डाइटम है, दूसरा तरणक है, और तीसरा क्या है, बेंथोस है। उसमें कौन कौन आता है ये हमने देखा। कुछ जो सागरीय वनस्पति है जिसमें शैवाल मूल रूप से, उसकी क्या विशेषताएं होती है वो है, और फिर जो सागरीय जंतु और उसके वर्ग हैं वो थोड़ा सा पीटी के समय देख लेना है कि कौन किस क्लास में आता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले गए, झील पारिस्थितिक तंत्र में। तो झील क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती है, वो एक सेगमेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि झील बनने की जो प्रक्रियाएं हैं वो है, झील पारिस्थितिक तंत्र जो है सो क्या हमें बेनिफिट देते हैं, क्या उनकी चुनौती है, क्या समस्याएं हैं, वो हमने देखा। फिर उसी में एक सेगमेंट जो निकल गया था वो था यूट्रोफिकेशन का, कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, कैसे, और ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र को कैसे हानि पहुंचाते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो था। उसके बाद हम लोग कहाँ आगे, लैगून पारिस्थितिक तंत्र पे। तो लैगून क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आपने देख लिया। लैगून पारिस्थितिक तंत्र से हमें क्या बेनिफिट है, उसकी क्या चुनौती है, क्या समस्या है, वो आ गया। उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, ज्वारनदमुख पे। तो ज्वारनदमुख होते क्या है, दूसरा ये कैसे बनते हैं, और फिर ज्वारनदमुख पारिस्थितिक तंत्र की क्या विशेषताएं वो है। जो ज्वारनदमुख पारिस्थितिक तंत्र की समस्याएं हैं वो एज इट इज है जो लैगून की है, और कैसे उसको कंट्रोल करेंगे अब थोड़ा सा आप खुद भी उसको समझ गए होंगे। यहां से एक सेगमेंट जो बनता है वो, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लैगून और ज्वारनदमुख में क्या अंतर है तो आप क्या बताएंगे। हम 5 मिनट में इसकी चर्चा कर देते हैं और आप इसको सुन के लिख लीजिएगा। लैगून और ज्वारनदमुख पारिस्थितिक तंत्र में 2-3 मूल अंतर है। एक तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अंतर है। आपने देखा है कि लैगून जो है एक बन रहा है किस तरीके से, सी लेवल के डाउन होने से, और ज्वारनदमुख कैसे बन रहे हैं, सी लेवल के राइज होने से। तो एक तो डिफरेंसेस ये हो गया कि लैगून बन रहे हैं सी लेवल के डाउन होने से, ज्वारनदमुख बन रहे हैं सी लेवल के राइज होने से, पहला अंतर। दूसरा अंतर दोनों में है कि लैगून में स्वच्छ जल का स्रोत लगभग नहीं होता है,
लेकिन ज्वारनद मुख में एक स्वच्छ जल का स्रोत होगा ही, क्योंकि वो नदी और सागर के मिलन बिंदु हैं, जंक्शन पॉइंट है। तो लैगून में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्वारनद मुख में क्या होगा, एक स्वच्छ जल का स्रोत होगा ही, पहला। दूसरा, तीसरा जो है, लैगून जो होता है ज्वार की क्रियाओं से कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि लगभग बंद एरिया होता है, बाढ़ से लगभग क्लोज्ड होता है, जबकि ज्वारनद मुख जो होते हैं वो ज्वार से क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं। ये तीसरा हुआ। और चौथा क्या हुआ कि कंपैरेटिवली ज्वारनद मुख में जल की गहराई अधिक होती है, क्योंकि वो डीप एरिया होता है, और लैंगून में जल की गहराई क्या होती है, कम होती है, वो छिछला पार्ट होता है। ये चार बेसिक डिफरेंसेस है। स्टेटमेंट करके पीटी में भी आ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस ये चार लाइन एक हेडिंग बना लेंगे कॉपी में, और इसको लिख लेंगे कि ज्वारनद मुख और लैगून में ये डिफरेंसेस है। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे, तो किस पर डिस्कशन होगा, वेटलैंड पर हम लोग चर्चा करेंगे, आर्द्र भूमि पर। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।